तो चलिए आज कार्बोक्सिलिक एसिड की दुनिया में गोता लगाते हैं। जानते हैं ये वही अणु हैं जो सिरके को उसका तीखापन देते हैं और हमारे शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं को भी यही चलाते हैं। आइए इनको करीब से जानते हैं। कभी सोचा है कि सिरके की जो तीखी गंध होती है और चींटी के काटने पर जो जलन होती है, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन है? हैरानी की बात है, लेकिन इनके पीछे एक ही तरह का अणु है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ, सिरके में ये एसिटिक एसिड के रूप में मौजूद होता है और बस यहीं से शुरू होता है हमारा आज का टॉपिक। तो सवाल उठता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आखिर होते क्या हैं? देखिए, सीधी सी बात है, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी पहचान होती है एक खास ग्रुप से, जिसे कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब -COOH। और यही वो ग्रुप है जो इन्हें इनके सारे अनोखे गुण देता है। अब देखिए, अणु का साइज कितना कुछ बदल देता है। जरा सोचिए, जो छोटी चेन वाले एसिड होते हैं ना, मतलब जिनमें 1 से 9 कार्बन तक हों, वो कमरे के तापमान पर तीखी गंध वाले लिक्विड होते हैं। लेकिन जैसे ही ये चेन लंबी होती जाती है, ये मोम जैसे बिना गंध वाले सॉलिड बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े अणु आसानी से भाप में नहीं बदल पाते। तो चलिए अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर एक नजर डालते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली छुपी हुई है। तो ये रही वो पहेली। जरा इस चार्ट को देखिए। अगर मॉलिक्यूलर मास लगभग एक जैसा हो, तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक अल्कोहल और एल्डिहाइड जैसे दूसरे कंपाउंड्स के मुकाबले इतना ज्यादा क्यों होता है? कुछ तो खास बात जरूर है इसमें। और उस पहेली का जवाब है डाइमर। असल में कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। वे आपस में मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जोड़े बना लेते हैं, जिन्हें हम डाइमर कहते हैं। और ये जो बॉन्ड्स हैं ना, ये इतने मजबूत होते हैं कि इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। बस यही है इनके इतने हाई बॉइलिंग पॉइंट का राज। अच्छा, अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, यानी ये पानी में कैसे घुलते हैं। इसे ना एक रस्साकशी के खेल जैसा समझिए। मॉलिक्यूल का एक सिरा है कार्बोक्सिल हेड, जो पानी को बहुत पसंद करता है, मतलब हाइड्रोफिलिक, और दूसरा सिरा है लंबी हाइड्रोकार्बन टेल, जो पानी से दूर भागती है, मतलब हाइड्रोफोबिक। तो होता यह है कि जैसे जैसे ये पानी से डरने वाली पूंछ लंबी होती जाती है, मॉलिक्यूल की पानी में घुलने की ताकत भी कम होती जाती है। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज से अब आगे बढ़ते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे खास केमिकल पहचान पर आते हैं, जो है इनकी एसिडिक नेचर। तो होता क्या है, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में जाता है तो वो फौरन अपना एक प्रोटॉन यानी H+ आयन डोनेट कर देता है। पानी का मॉलिक्यूल उस प्रोटॉन को पकड़कर हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ बना लेता है, और पीछे क्या बचता है? एक नेगेटिव चार्ज वाला कार्बोक्सिलेट आयन। प्रोटॉन देने की यही काबिलियत तो इन्हें एसिड बनाती है। अच्छा, तो किसी एसिड की ताकत को नापते कैसे हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं pKa वैल्यू का, और नियम बहुत ही सीधा है। pKa वैल्यू जितनी छोटी होगी, एसिड उतना ही मजबूत होगा। इस स्केल पर ही देख लीजिए, एसिटिक एसिड का pKa करीब 4.76 है, तो ये एक अच्छा खासा एसिड है। वहीं दूसरी तरफ इथेनॉल का pKa 16 है, मतलब वो लगभग एसिडिक है ही नहीं। तो फिर ये सवाल भी तो उठता है कि आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल जैसे मॉलिक्यूल से इतने ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं? सारा खेल इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का है। और इस स्टेबिलिटी का हीरो है रेजोनेंस। देखिए, जब प्रोटॉन निकल जाता है तो जो नेगेटिव चार्ज बचता है, वो एक ही ऑक्सीजन पर बोझ बनकर नहीं रहता, बल्कि वो दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच लगातार घूमता रहता है, बढ़ जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भारी वजन को एक हाथ से उठाने के बजाय दोनों हाथों से उठाना ज्यादा आसान और स्टेबल होता है। और नियम वही है, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक सीधी तुलना करते हैं। एक तरफ है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन और दूसरी तरफ है फिनॉल से बनने वाला फेनॉक्साइड आयन। ये कंपैरिजन एसिडिटी के सारे राज खोल देगा। अब यहां फर्क बिल्कुल साफ है। बाईं तरफ देखिए, कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है, वो दो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के बीच बड़े आराम से बटा हुआ है। लेकिन दाईं तरफ फिनॉक्साइड आयन में देखिए, चार्ज को बेंजीन रिंग के कार्बन एटम्स पर भी जाना पड़ रहा है, जो उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ये चार्ज के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, और बस यही वजह है कि कार्बोक्सिलेट आयन कहीं ज्यादा स्टेबल है, और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और अब आती है सबसे मजेदार बात। पता है, हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे बदलाव करके इस एसिडिटी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे।
इसे एक वॉल्यूम डायल की तरह सोचिए जिससे हम एसिडिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या EWGs। ये खिंचाव नेगेटिव चार्ज को और भी ज़्यादा फैला देता है, आयन को स्टेबल बनाता है और एसिड को मजबूत कर देता है। और कुछ ग्रुप्स इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन देते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या EDGs कहते हैं। ये नेगेटिव चार्ज को एक जगह जमा करके आयन को अनस्टेबल बना देते हैं, जिससे एसिड कमज़ोर हो जाता है। लेकिन एक बात और, सभी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स की ताकत बराबर नहीं होती। जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है, CF3 ग्रुप का खिंचाव सबसे जबरदस्त है, मतलब ये एसिडिटी को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। हैलोजेंस में भी देखें तो फ्लोरीन का असर क्लोरीन से ज्यादा होता है और आयोडीन से तो बहुत ही ज्यादा। सीधा सा हिसाब है, खिंचाव जितना मजबूत, एसिड उतना ही पावरफुल। अब इन नियमों को एक्शन में देखते हैं। यहाँ कुछ एकदम साफ उदाहरण है। पहली लाइन में ही देखिए, जैसे जैसे क्लोरीन एटम की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो रही है, एसिडिटी आसमान छू रही है। ठीक इसी तरह ज्यादा पावरफुल हैलोजन जैसे फ्लोरीन का इस्तेमाल करने पर या फिर ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप के जितना पास रखा जाए, एसिड की ताकत पर उतना ही सीधा और बड़ा असर पड़ता है। और यही सारे सिद्धांत एरोमेटिक एसिड पे भी बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं। देखिए, बेसलाइन है हमारा बेंजोइक एसिड जिसका pKa है 4.19। अब अगर हम इस पर एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो pKa घटकर 3.41 हो जाता है, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया। और वहीं अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देने वाला मेथॉक्सी ग्रुप लगा दें तो pKa बढ़कर 4.46 हो जाता है, मतलब एसिड कमजोर हो गया। तो चलिए फटाफट आज की सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर बनाते हैं। दूसरी बात, उनकी एसिडिटी का राज है स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाने में, और ये स्टेबिलिटी आती है रेजोनेंस से। तीसरी और सबसे जरूरी बात, हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप्स लगाकर एसिड की ताकत को बदल सकते हैं, और इन सब को नापने का फॉर्मूला है pKa = -log K। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि किसी मॉलिक्यूल की एसिडिटी को कैसे कम या ज्यादा किया जा सकता है, तो एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, केमिस्ट और साइंटिस्ट इस ताकत का इस्तेमाल नई नई दवाइयां या एकदम नए मटेरियल्स डिजाइन करने के लिए कैसे कर सकते हैं? इसकी संभावनाएं सच में बहुत बड़ी हैं।